Yes, in the last class, we were discussing about the potential energy. Potential energy, which is stored in the object due to its position, or you can say that its configuration or shape. पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है, कॉन्फ़िगरेशन के कारण या शेप के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर रखा जा सकता है। ओके और इसको मैंने स्टोर करने के आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड सिखाए थे। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को चेंज कर देंगे, तो हाइट को चेंज करने में mgh आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो mgh वर्क डन होगा यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा उस ऑब्जेक्ट में। सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की शेप चेंज करके उसमें एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे कि जो टॉय गन होती है, उस गन के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, तो आप बुलेट को प्रेस करके उसके अंदर लॉक कर देते हैं, तो उस समय पे आप उस पर वर्क डन करते हैं और वो वर्क डन उस स्प्रिंग की शेप को चेंज करता है, जो उसमें स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा एक टॉय कार की बात की गई थी जिसके अंदर स्पाइरल स्प्रिंग लगा होता है, तो वो स्पाइरल स्प्रिंग को शेप को चेंज करने के लिए आपको इस तरह की एक की दी जाती है उसके साथ में, और ये जो की होती है इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट करने पर स्प्रिंग को इस तरह से इसकी शेप चेंज कर देंगे, और शेप चेंज करके फिर से इसमें वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन इसमें स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे ही आप कार को रिलीज करते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और कार आगे की तरफ बढ़ती है। ओके तो ये सब एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हमने बोला था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलास्टिसिटी ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी शेप को रीगेन कर सकते हैं। जैसे कि रबर, जैसे कि स्प्रिंग, ये अपनी शेप को रीगेन करते हैं ड्यू टू इलास्टिसिटी। ओके अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एनर्जी का वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्जन। तो जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सबसे पहली बात हम लोग एक बल्ब के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें आपने देखा होगा एक फिलामेंट लगा होता है। फिलामेंट एक थिन वायर होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर वो काफी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद में वो अपने अंदर से लाइट एनर्जी को रेडिएट करती है, क्योंकि उसके सारे एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो वो फिर एनर्जी रेडिएशन करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइट बोल देते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में हमने ये सर्किट बनाया, इस सर्किट के अंदर यहाँ पर मैंने ये फिलामेंट वाला एक बल्ब जो है इसमें कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज द बल्ब विच इज कनेक्टेड इन द सर्किट। यहाँ पर हमने बैटरी का प्लस लगाया, यहाँ पर बैटरी का माइनस लगाया, और इस सर्किट में एक स्विच लगा दिया। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो हम देखते हैं कि इस सर्किट में करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने के कारण ये फिलामेंट हीटअप होता है। हीटअप होने के कारण फिर ये अपने अंदर से हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, here the electrical energy is converting into the heat and light energy। पहले हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, गर्म होता है बल्ब, फिर उसके बाद में वो लाइट को एमिट करता है, तो आप हीट एंड लाइट बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम लोग यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट के अंदर भी ऐसा होगा, उसमें बस हम लोग गैस के पार्टिकल्स को एक्साइटेड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की हेल्प से। जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई। कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसी से रिलेटेड ट्यूबलाइट की वर्किंग है। उसमें इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकल करके दूसरी प्लेट की तरफ जाते हैं, बीच में हम लोग एक गैस को फिल कर देते हैं, वो गैस के पार्टिकल एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होकर के लाइट एनर्जी को रेडिएट करते हैं। तो एक ट्यूबलाइट के अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर भी कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। और एग्जांपल
और एग्जांपल हम लोग इस बैटरी का ले लेते हैं, यहाँ पर ये सर्किट में जो मैंने बैटरी कनेक्ट की है। सेकंड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं बैटरी का। बैटरी में हम एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं। जो भी हमारे पास बैटरीज होती हैं, ड्राई सेल होता है या इसके अलावा लिक्विड बैटरीज होती हैं जो हम लोग इन्वर्टर्स के अंदर यूज करते हैं, उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये एक सेल का सिंबल है। तो ये जो सेल है, ये सेल है, अगर मैं इसके साथ में एक सेल को और कनेक्ट कर देता हूं तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बैटरी बोला जाता है। तो बेसिकली सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को लॉन्ग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल के नेगेटिव टर्मिनल को शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है सेल का सिंबल। लेकिन अगर मैं इसके साथ में ऐसा इस तरह से एक लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन और शॉर्ट लाइन इस तरह से डिजाइन कर दूंगा तो इसका मतलब है कि 3 सेल कनेक्टेड है सीरीज में, और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है इसको बैटरी बोला जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है? बैटरी। तो हमारे घर पर जो इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी कनेक्टेड है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो हम उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 सेल कनेक्टेड है। अब ये 2 सेल है या 1 सेल है जो भी है, लेकिन इसमें क्या होगी, इसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। उस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में क्या करेंगे? सर्किट में फ्लो करेंगे। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब हम किसी सर्किट में बैटरी कनेक्ट करके करंट को फ्लो करते हैं तो उसका मतलब ये है कि बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रही है और इस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन फिर सर्किट में फ्लो करते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें बैटरी के अंदर क्या होगा, जब हम बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन में कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। उस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ बैटरी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट में कन्वर्ट होती है। एक बैटरी जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इस सर्किट में अगर एग्जैक्टली बात की जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, उसमें बन रही है केमिकल एनर्जी। तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो बल्ब गर्म होता है तो फिर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर 3 कन्वर्जन हो रहे हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एंड लाइट एनर्जी। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक और एग्जांपल सुनिए, वो एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, जिसमें मैं आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। और थर्मल पावर प्लांट में बताने के साथ साथ मैं आपको एनर्जी डिसिपेशन भी बताऊंगा, एनर्जी के लॉसेस भी बताऊंगा कि एनर्जी लॉस कहां पर होता है। देखो, टेक्नोलॉजी के कुछ लॉस होते हैं, हमारी एनर्जी कुछ ऐसी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग समझ लीजिए कैसे वर्क करते हैं। उसमें भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ही बता रहा हूँ, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ओके, सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट is a system of devices which is used to convert heat energy into electrical energy. थर्मल पावर प्लांट में हम क्या कर रहे हैं? हम हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे अब देखिए। सबसे पहले हम यहां पर एक फर्नेंस लगाते हैं। ये जो फर्नेंस होती है इसमें कोल होता है, कोयला होता है, फ्यूल को बर्न किया जाता है। अभी इसमें जो फ्यूल है वो फ्यूल क्या है? कोल।
और कोल को हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे। बर्न करने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस हीट एनर्जी से हम इसके ऊपर यहाँ पर एक मेटल का बॉयलर लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे मेटल का बॉयलर, बॉयलर जिसमें हम लोग वाटर फिल कर देंगे। सो दिस बॉयलर इज हैविंग वाटर। ये वाटर जब गर्म होगा, इस हीट एनर्जी के कारण यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी, कोल को बर्न करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये हीट एनर्जी से बॉयलर के अंदर जो वाटर है वो बॉयल होगा, बॉयल होकर के स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब हमने ये चैम्बर को क्लोज कर रखा है ताकि यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो। इसके अंदर जो वाटर वेपर है वो हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे उसके पार्टिकल, और इसके वॉल्स के साथ जाकर के कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, वो प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको हाई प्रेशर में रखते हैं, फिर यहाँ पर एक वाल्व लगे होते हैं, उन वाल्व्स को ओपन करके एक थिन पाइप के थ्रू इस स्टीम को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर है स्टीम और यहाँ पर है हाई प्रेशर स्टीम। सो दिस इज द हाई प्रेशर स्टीम। हाई प्रेशर स्टीम का मतलब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। कौन से मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। और ये पूरा मॉलिक्यूल हाई वेलोसिटी से चल करके जा सकता है। तो ये जो पूरा पार्टिकल है, ये जाकर के जब किसी को स्ट्राइक करेगा, जब उससे जाकर के टकराएगा, कोलिजन करेगा, तो कोलिजन करने पर ये क्या अप्लाई कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो मूविंग पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप इस वाटर को हीटअप करोगे, स्टीम में कन्वर्ट करोगे, तो वो स्टीम मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल इस तरफ ट्रेवल करेंगे। अब इसके रास्ते में हम लोग क्या लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे। तो ये स्टीम जब जाकर के, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है हाईली एनर्जेटिक वाटर मॉलिक्यूल्स, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी, ये जाकर के इस चैम्बर में एंटर करेंगे। और इस चैम्बर के अंदर हमने क्या सिस्टम लगा रखे हैं, हमने लगा रखा है टरबाइन। इस तरह का एक टरबाइन होता है, ये टरबाइन हमने इसमें फिक्स कर रखा है। और इस टरबाइन के साथ में हमने जोड़ रखी है शाफ्ट। सो दिस इज द शाफ्ट। और शाफ्ट के साथ में हमने जोड़ रखा है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर हमने लगा रखा है एक कंडेंसर। बड़े बड़े कूलिंग टावर्स होते हैं, वो कूलिंग टावर किसका काम करेंगे, कंडेंसर का काम करेंगे। इस स्टीम को ठंडा करने का काम करेंगे, वो वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो कंडेंसर के लिए हम लोग बड़े बड़े टावर्स का यूज करते हैं, जिनको कूलिंग टावर बोला जाता है। कूलिंग टावर्स के थ्रू फिर जब ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर हम लोग यूज करेंगे पंप का। पंप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर को दोबारा से इस बॉयलर में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वाटर फिर से यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज वाटर। और यहां से बाहर आ रही है यूज्ड अप स्टीम, जिस स्टीम को हम यूज कर चुके हैं। अब प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले फर्नेस के अंदर हम लोग फ्यूल को डालेंगे। वो फ्यूल पेट्रोल हो सकता है, मीथेन गैस हो सकती है, इसके अलावा कोल हो सकता है, कोयला। तो कोल को जब बर्न करेंगे, फ्यूल को जब बर्न करेंगे, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो हीट एनर्जी से ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। और वेपर में जो पार्टिकल्स होंगे वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होंगे, जो कि हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो ये हम लोग एक थिन पाइप के थ्रू इन हाई प्रेशर स्टीम को बाहर निकालेंगे और जाकर के इसको स्ट्राइक करवाएंगे, किससे, टरबाइन से। तो ये जब जाकर के टरबाइन को स्ट्राइक करेगा, तो टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ये इस तरह से घूमना शुरू कर देगा। और जब ये रोटेट होगा, तो इसके साथ ये शाफ्ट जो लगी हुई है, ये शाफ्ट रोटेट होगी। शाफ्ट के रोटेट होने से जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर के चलने से क्या प्रोड्यूस होगी, जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वायर्स के थ्रू क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस तक। ये यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहां पर ये वायर्स आएंगी और यहां पर लगे होंगे इलेक्ट्रिक पोल।
तो इस तरह के ये इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं और इन पोल्स के थ्रू फिर ये वायर्स ऐसा आगे बढ़ती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इस इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस समझ में आई। कोल को बर्न करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, कोल एक सब्सटेंस है और सब्सटेंस के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। तो मैं यहाँ पर आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस की हमने, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, बर्निंग प्रोसेस की, कंबस्शन प्रोसेस की। तो जब कोल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर वो हीट एनर्जी से हमने वाटर को बॉईल किया। वाटर को बॉईल किया तो वाटर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और मूविंग पार्टिकल्स के पास हीट एनर्जी होती है। तो यहाँ पर भी वो हीट की फॉर्म में ही ट्रेवल कर रहे हैं। अब आगे जाकर के वो टरबाइन से टकराते हैं तो हीट एनर्जी से क्या होता है, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आती है। पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आती है। अब इस काइनेटिक एनर्जी से जाकर के ये टरबाइन को हिट करते हैं तो टरबाइन रोटेट करता है और रोटेशन में भी कौन सी एनर्जी होगी, टरबाइन रोटेट करेगा और रोटेशन में भी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, रोटेटिंग। अब ये जो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, टरबाइन घूम रहे, टरबाइन से शाफ्ट चल रही है, शाफ्ट जनरेटर से कनेक्टेड है, जनरेटर के अंदर एक आर्मेचर लगा होता है, एक कॉइल लगी होती है, वो रोटेट करती है और अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। और फिर यहाँ पर लास्ट में जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। तो ये कन्वर्जन हो रहे हैं। तो केमिकल से हीट बनती है, हीट से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं कंडक्टर्स के अंदर। और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वायर्स के थ्रू क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। लेकिन ऐसा डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं करते हैं, बीच में कुछ डिवाइसेस लगाई जाती हैं, इन्वर्टर, इसके अलावा हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं। वो आगे हायर क्लासेस की बात है, अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी डिस्कशन का टॉपिक ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो अल्टीमेटली बोला ये जाता है कि हीट एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं थर्मल पावर प्लांट में। अब एनर्जी के लॉस भी होते हैं, देखिए क्या क्या लॉस होते हैं एनर्जी के। अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एनर्जी लॉस कहां पर होता है। जो एनर्जी लॉस होगा उसको बोलते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी का ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि यहाँ पर जब कोल को बर्न करते हैं तो 4000 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब क्या सारी 4000 जूल की एनर्जी वाटर को मिलेगी क्या, तो आंसर है नो। 4000 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कोल को बर्न करने से। अब ये बॉयलर मेटल का है और मेटल जब गर्म होता है तो आसपास के सराउंडिंग में क्या करेगा, एनर्जी के रेडिएशन करेगा। और यहाँ से जो कोल बर्न किया जा रहा है वो सारी एनर्जी बॉयलर को नहीं मिलेगी। बॉयलर को एनर्जी मिली 2000 जूल की और 2000 जूल में से कुछ हजार जूल की एनर्जी इसने क्या कर दी, सराउंडिंग में रेडिएट कर दी। तो बाकी बची 1000 जूल की एनर्जी। अब 1000 जूल की एनर्जी से ये पार्टिकल मूव करेंगे, वाटर पार्टिकल्स। तो यहाँ पर 1000 जूल की एनर्जी से ये मूव कर रहे हैं। अब ये जिस पाइप में ट्रेवल करेंगे वो पाइप भी गर्म हो जाएगा। ये जिस टरबाइन के साथ जाकर के टकराएंगे वो भी मेटल का है, वो भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से एनर्जी के लॉसेस हुए। ये एनर्जी सराउंडिंग में रेडिएट हो रही है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। और हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होती है, फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये टरबाइन गर्म हुआ, 1000 जूल की एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल्स आए, इस टरबाइन से टकराए, टरबाइन को मिली 500 जूल की एनर्जी। बाकी एनर्जी इसने भी सराउंडिंग में रेडिएट कर दी। अब 500 जूल की एनर्जी से टरबाइन घूमा। टरबाइन के घूमने से जनरेटर के अंदर जो शाफ्ट है वो रोटेट, जनरेटर के साथ में जो शाफ्ट जुड़ी हुई है वो रोटेट करेगी और इसके अंदर जो कॉइल है वो काफी बड़ी है, वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी। और जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वो वायर गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कोलिजन करते हैं। तो जब यहाँ पर जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है 200 जूल। बाकी की एनर्जी इसने भी हीट की फॉर्म में रेडिएट कर दी।
अब ये 200 जूल की एनर्जी वायर्स के थ्रू चली और कुछ 200-300 किलोमीटर तक हमारे घर तक आई। हमारे घर तक आई ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमने इस एनर्जी से रूम हीटर को चलाया, तो हमारे घर तक आते आते 100 जूल की एनर्जी रह गई। 100 जूल की एनर्जी यहाँ पर रेडिएट हो जाएगी। जिन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, ये वायर्स भी गर्म होंगी और हीट को सराउंडिंग में रेडिएट करेंगी। तो हमारे घर तक आते आते 100 जूल की एनर्जी आई, और उस 100 जूल की एनर्जी से हमने हीटर को चलाया। अरे तो भैया डायरेक्ट कोयला ही जला लेते, 4000 जूल की एनर्जी मिलती। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये ट्रांसमिशन है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। इसमें एनर्जी के लॉसेज हो रहे हैं, और ये जो एनर्जी के लॉसेज हो रहे हैं, ये सब लॉसेज हीट की फॉर्म में हो रहे हैं। टरबाइन घूमेगा तो साउंड भी प्रोड्यूस होगी, जनरेटर चलेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, थोड़ी बहुत एनर्जी साउंड की फॉर्म में भी डिसिपेट होगी। सो हियर विल बी द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है जो हमारे काम नहीं आ रही है, जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये हीट एनर्जी के कारण और साउंड एनर्जी के कारण हमारी जो एनर्जी है उसके लॉसेस होते हैं, लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई। ओके, अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। द नेक्स्ट टॉपिक इज conservation of energy. Law of conservation of energy. Energy neither energy B neither created nor destroyed. Energy be neither created nor destroyed. It can be transformed, or you can say that converted. It can be transformed from one form to another. It can be transformed from one form to another. सिंपल सी स्टेटमेंट है, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ओके, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब अकेला सिस्टम जो किसी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। The total energy of an isolated system is always conserved. Is always conserved. अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था 5 जूल की एनर्जी से, दूसरा ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है 10 जूल की एनर्जी से। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो आंसर है टोटल काइनेटिक एनर्जी है 15 जूल। जब ये कोलाइड करेंगे तो एनर्जी कन्वर्जन होगा। जब ये कोलाइड करेंगे तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, ये इससे टक्कर करके फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर सकता है और ये भी इससे कोलिजन करके फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद में एक रिजल्ट देखने को मिलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है 10 जूल की एनर्जी से वापस चला जाता है, ये ऑब्जेक्ट 5 जूल की एनर्जी से वापस चला जाता है। तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। ये सिर्फ तब होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस क्या होंगे? सेम होंगे
और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर, दोनों अपनी शेप को रीगेन कर सकते होंगे, उस केस में ये ओबे होगा। ओके, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है पहले सिस्टम की, ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है, इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी थी 5 + 10 15, और बाद में कोलिजन के बाद में ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करें, क्योंकि एनर्जी तो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती है, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है, इसकी 10 जूल एनर्जी, इसकी 5 जूल एनर्जी, टोटल जो एनर्जी है वो अभी भी 15 जूल है। सो देयर विल बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है कांस्टेंट, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो हम लोग डिवाइसेस जो बनाते हैं वो डिवाइसेस एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वो डिवाइसेस सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट कर रही हैं, किससे किसमें, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कि हीट इंजन के बारे में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको क्लास में बताया था कि पेट्रोल इंजन किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये जो हीट इंजन के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें हमने क्या पढ़ा था, पेट्रोल को बर्न करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। इंजन फोर्स प्रोड्यूस करता है, उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, व्हीकल के ऊपर वर्क डन करता है इंजन, और वो वर्क डन के कारण वो मूव करना शुरू कर देता है, और मूव करना शुरू करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। मोशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। तो हम जो हीट इंजन यूज कर रहे हैं, जो डिवाइस हम लोग व्हीकल्स के अंदर यूज कर रहे हैं, उसका क्या काम है, उसका काम है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो वहां पर भी एनर्जी कन्वर्जन ही हो रहा है। तो कोई भी डिवाइस एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, बिकॉज टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हालांकि अभी ये लॉ चेंज हो चुके हैं, आइंस्टाइन ने इस लॉ को मास एनर्जी रिलेशन बना दिया था। मास एनर्जी रिलेशन मतलब कि टोटल मास और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, इस तरह से पढ़ा जाता है अभी इस लॉ को। एनीवेज, आप लोग बस ये याद रखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। ओके, तो कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी कोलिजन में, किसी भी सिस्टम में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। तो उसके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पेंडुलम, जैसे कि स्प्रिंग, तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से फ्री फॉल, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं तो टोटल एनर्जी उसमें भी कांस्टेंट रहती है फ्री फॉल के दौरान। तो ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में फिर एक टॉपिक रहेगा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। फिर हम लोग एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसकी क्या यूनिट होती है, फिर पावर को डिस्कस करते हैं हम लोग।